गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ नंबर 18 संघर्ष के कारण मैं तुकन मिजाज हो गया धनराज। तो यह धनराज कौन है, उनके बारे में हम अवगत कराना चाहता हूं आपको। धनराज पिल्ले एक हॉकी प्लेयर हैं। हॉकी जो अपनी भारतीय टीम है उसके ये कप्तान भी रहे हैं और इन्होंने प्रेरणा स्वरूप जो प्रेरणा ग्रहण करने किया है, इन्होंने खेल के प्रति अपनी रुचि, उसका पूरा विवरण इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि किस तरह से ये पहली बार आए, क्या किया, फिर ये मंच पे सम्मानित हुए तो इनको कैसा लगा। ये सारी जो बातें हैं इस पाठ के माध्यम से आपको अवगत कराई जाएगी। क्या कहते हैं सुने। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए तो उनका एक साक्षात्कार नीता पांडे ने लिया। यानी कि इनको साक्षात्कार किया गया। किसके द्वारा किया गया साक्षात्कार? तो साक्षात्कार हुआ इनका जो लिया विनीता पांडे ने लिया था। किसने लिया था? विनीता पांडे इन्होंने साक्षात्कार लिया और साक्षात्कार में जो इनसे बातें पूछी थी उनका इन्होंने प्रश्नों का जवाब दिया। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया गया है, यानी कि जो साक्षात्कार लिया गया था उसका एक हिस्सा या भाग यहाँ पे बताया गया है। विनीता पूछती है कि खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताइए कि जब ये प्लेयर नहीं थे, हॉकी के प्लेयर नहीं थे, उससे पहले इनका जीवन कैसा था, इन्होंने अपना जीवन कैसे यापन किया था, उसके बारे में ये जानकारी से अवगत कराया गया है। तो ये सबसे पहले जो संपादक महोदय है, जो साक्षात्कार ले रहे हैं उनका इनके प्रति ये प्रश्न है। तो धनराज ने जवाब दिया, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। यानी कि जो बचपन था मेरा वो अत्यधिक मुश्किलों अर्थात संघर्ष भरा हुआ था। उसमें किसी न किसी प्रकार की दुविधाएं या रुकावटें थी। हम बहुत गरीब थे, यानी कि आर्थिक स्थिति से ये अत्यधिक क्या थे, कमजोर थे, या आप निर्धन कह सकते हैं। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, यानी कि इनके जो दो बड़े भाई थे धनराज पिल्ले के, वो दोनों भी हॉकी के प्लेयर थे। तो उनसे पहली प्रारंभिक जो प्रेरणा इनको मिली वो प्रेरणा इनके माध्यम से ही इनको मिली। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ। यानी कि उनको जब मैं देखता था कि हॉकी खेलते हैं तो मेरे मन में भी ऐसे भाव जागृत हुए कि मैं भी क्या हूं, हॉकी खेलूं। उन्हीं के चलते मुझे उसका शौक हुआ। उनको देखकर मुझे ये शौक लगा कि मैं भी हॉकी खेलूंगा। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, कि भाई जो हॉकी स्टिक होती है वो खरीदने की मेरे अंदर हैसियत नहीं थी। यानी कि इतना मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं उसको खरीद सकूं। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता। कि जो मित्र थे उनसे वो उधार ले लिया करते थे, भाई कुछ देर के लिए मुझे दे दीजिए खेलने के लिए, तो उनसे ले लिया करते थे और लेने के बाद उसी से वो खेल खेला करते थे। इसके बाद में वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। कि वो हॉकी वो स्टिक मुझे जब मिलती जब वो गेम खेल चुके होते, उसके बाद वो मुझे दिया करते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। जब हॉकी नहीं है तो फिर धैर्य भी रखना पड़ता और इंतजार करना पड़ता कि कब ये खेलेंगे, उसके बाद मुझे मिलेगी। वो मुझे तभी मिलती जब वो खेल चुके होते। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया था। बड़े भाई को हॉकी में कैंप के लिए चुन लिया गया था।
तो चुनने के बाद में जो उनकी स्टिक है वो फिर मुझे पहली बार प्राप्त हुई। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी, यानी जो पुरानी स्टिक जिससे वो खेलते थे वो मुझे दे दी, और वो नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी। नई नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी कि कहा मेरे लिए हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे, और आज मुझे पुरानी मिल गई तो वो भी मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ये विचार धनराज के हैं, हॉकी प्लेयर के, जो विनीता संपादक को इंटरव्यू ले रही, जिनको अवगत करवा रहे हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वो मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तो इन्होंने सबसे पहले जो हॉकी खेली वो हॉकी कहां पे खेली इन्होंने? सबसे पहले जूनियर राष्ट्रीय हॉकी जो इन्होंने खेली, सबसे पहले वो खेली थी 1985 में। 1985 में खेली, वो भी कहां पे? मणिपुर में। मणिपुर में इन्होंने सबसे पहले जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेल खेला 1985 में। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 16 साल की थी। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा, कि शरीर से भी बहुत दुबला पतला था, और चेहरे से देखे जाए तो कैसा प्रतीत हो रहे थे वो? चेहरे से ऐसे लगे जैसे बच्चे हों, ऐसे वो दिखाई देते थे। अपनी दुबली कद काटी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया, और 1986 में पहले किस में आए? 1986 में ये सीनियर टीम में आ गए, यानी कि सीनियर टीम के अंदर इनका सिलेक्शन हो गया। सीनियर टीम में आए ये, और सीनियर टीम में आने के बाद में इनको उसमें रख दिया गया, और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया, यानी कि अपनी सारी सामग्री लेकर कहां पे आ गए? मुंबई। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी। जोश से हमने खेल खेला तो मेरे मन में एक भाव जागृत हुआ, उमंग या जोश की भावना जागृत हो गई कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप में बुलाया जरूरी आएगा। कहने का मतलब कि मैं रोज सोच रहा कि मेरा खेल अच्छा है, तो 1988 में जो ओलंपिक खेल होंगे उस ओलंपिक नेशनल कैंप में मुझे जो बुलावा है वो जरूर आएगा, यानी कि मैं जरूर खेलने के लिए जाऊंगा। पर नहीं आया, जैसी उनकी सोच थी वैसा विचार नहीं हो पाया। और आगे इसमें उस समय इन्होंने क्या किया, फिर आया मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था, यानी कि जो 57 खिलाड़ी जो चूज किए जाते हैं उनमें भी मेरा नाम नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, यानी कि बड़ी एक तरह से मायूसी, यानी कि मैं एक तरह से उदास हुआ, दुख हुआ मुझे। मगर एक साल बाद ही ओलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया, कि एक साल बाद ही ओलविन एशिया कप, इस कप के लिए मुझे कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी कि आगे ही बढ़ता रहा। विनीता ने पूछा फिर आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? फिर उन्होंने क्वेश्चन चेंज करके पूछा उनसे साक्षात्कार में कि आपका जो विद्यार्थी जीवन यानी कि शुरुआती जो आपने पढ़ाई की है वो पढ़ाई वाला जीवन आपका कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? कहने का तात्पर्य कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे उस समय जो दिन थे उन दिनों में आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं, यानी कहने का तात्पर्य कि उस समय आप पढ़ते थे तो आपको क्या याद रहा है। धनराज ने कहा मैं पढ़ने में एकदम क्या हूं, फिसड्डी था, यानी कि बिल्कुल कमजोर था, पढ़ नहीं पाता था, मतलब पढ़ाई में कमजोर था।
किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, कैसे न कैसे प्रयास करके मैंने 10वीं तक तो क्या है पहुंच ही गया, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था कि 10वीं तक अध्यापन कार्य किया, उसके आगे मैं पढ़ नहीं पाया, तो मामला थोड़ा कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। कि अपने मन के विचार किया कि अगर मैं एक हॉकी खिलाड़ी नहीं होता तो उस पढ़ाई के माध्यम से मुझे जो नौकरी मिलनी थी चपरासी की, वो नौकरी भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकती थी, यानी कि नौकरी में बिल्कुल नहीं कर पाता या मुझे नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हो, यानी कि चाहे मैंने बीएससी या बीए नहीं कर रखा हो, पर गर्व है, गर्व से कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं, यानी कि मैं बैचलर ऑफ क्या हूं, हॉकी प्लेयर हूं, हंसते हुए। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हो, शादी के लिए क्या कह सकते हो, मास्टर ऑफ हॉकी। विनीता, आप इतने तुकुन मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं, यानी क्रोधित भी हो जाते हैं। धनराज कहता है इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है कि जो ऐसा मेरा बिहेवियर है, व्यवहार है, वो व्यवहार का कारण क्या है कि व्यवहार का कारण यह है कि भाई इसका संबंध मेरा क्या है कि मैं आक्रामकता यानी क्रोधित स्वभाव वाला था, ये मेरे बचपन का जुड़ा हुआ है, बचपन से ये कार्य। मैं हमेशा ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा कि बचपन में सोचता था कि मेरे को सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई नहीं है, तो अपना आप मेरे मन में ये विचार हुआ कि मैं असुरक्षित महसूस करता हूं। मैंने अपनी माँ को देखा कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है, यानी कि शुरू से मैंने देखा कि जो माँ है कि माँ ने मेरा किस तरह से पालन पोषण किया है, उस पालन पोषण के लिए मेरे लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितना कष्ट सहन किया है। ये स्वधनराज पिल्ले जो के प्लेयर हैं वो बता रहे हैं। मेरी तुकन मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूं, यानी किसी की बातों में आने वाला आदमी नहीं हूं। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूं कि मन में जो भी विचार है तो उनको लेकर नहीं रखता, मतलब एक तरह से सामने है जिससे कहना है बस कह दिया, और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। लेकिन जब कह देता हूं तो बाद में जब मैं सोच या विचार करता था तो मुझे पछतावा होता था कि मैंने जो बात कही है गलत कह दी, ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए था, तो इसके लिए उनको पछतावा भी होता था। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, कि मुझसे क्या है अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझसे उकसाने में मजा आता है कि जब मैं क्रोधित स्वभाव वाला था तो क्रोधित स्वभाव होने की वजह से जो दूसरे जो अन्य व्यक्ति थे वो मेरी इस मजबूरी का फायदा उठाते थे, तो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए किसी न किसी प्रकार की बात कर लिया करते थे, तो मेरा गुस्सा और उकसाने का प्रयास करते थे और उन्हें गुस्सा दिलाकर अत्यधिक मजा आता था, एक तरह से मनोरंजन करते थे अपना। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, यानी कि छोटी बड़ी चीज के लिए मुझे क्या करना पड़ा कि भाई मेरे को प्रयास करना पड़ा, यानी कि मेरे को अत्यधिक ये सोचना पड़ा कि भाई मैं इस चीज को कैसे प्राप्त करूं, इसके लिए वो एक तरह से जूझना पड़ा उनको, जिसमें से चिड़चिड़ा हो गया, जिससे वो क्या हो गए उस चीज या वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाए, तो उनके मन में एक चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूं, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूं, मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है। विनीता ने पूछा आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, यानी कि आपके परिवार या परिवार के सदस्य के लिए आपकी क्या अहमियत है। धनराज ने कहा सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है,
कि सबसे पहले जो प्रेरणा अगर मेरे को सीख देने वाली है वो कौन है? माँ है। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है। मैं उनके सबसे नजदीक हूं, यानी कि सबसे नजदीक या संपर्क में या पास रहने वाला मैं था। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज रात में, कहने का तात्पर्य कि रोज रात को मैं सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूं। यानी कि माँ के माध्यम से क्या अवगत कराना चाहते हैं? माँ के माध्यम से यह अवगत कराना चाहते हैं कि भाई माँ के प्रति उनका कितना स्नेह है, कितना उनके प्रति लगाव है। इस बात को यहाँ धनराज पिल्ले ने कहा है, अवगत कराया है कि जब भी वो रात को सोते हैं तो सोने से पहले वो जरूर किससे मन ही मन बात करते हैं। बात करने का मतलब है कि वो स्मरण क्या करते थे? किसका? माँ का। और माँ का स्मरण करके माँ के माध्यम से अपनी बात को जाहिर करते थे, बयां करते थे। मेरी माँ ने मुझसे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। कि माँ ने कहा है कि भाई जो आपको प्रसिद्धि मिली है, प्रसिद्धि का मतलब यश या विख्यात हुए हो, तो इस प्रसिद्धि के लिए इस प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है कि आपको विनम्र बनकर इसको क्या करना है? इसको संभालना है। और ये सीख दी है कि भाई इस पे कभी अहंकार या गर्व तुम्हें नहीं करना है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है। कि भाई मेरी सबसे बड़ी जो भाभी है वो कविता नाम का, वो भी मेरे लिए माँ की तरह है। जितना माँ का मेरे प्रति स्नेह रहा उतना मेरी भाभी कविता का भी रहा है। हर चीज में, हर बात में उनका सहयोग रहा है। और सहयोग की वजह से ही मेरे कार्य सिद्ध हुए हैं। और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है कि उनका भी मेरे प्रति किसी न किसी कार्य में सक्रिय रहना, मुझे सहायता देना, मुझे अगर वो कार्य नहीं आ रहा तो उसके प्रति मुझे प्रेरित करना, ऐसे मुझे प्रेरणा दी जाती थी, प्रेरणा देते थे। विनीता ने पूछा कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली थी? यानी कि जो कृत्रिम बनावटी जो घास है उस पे अभ्यास कराया जाता है इनको, तो उस पर आपने सबसे पहले कब हॉकी खेलना सीखा? तो कल हम पढ़ते हैं इसके बाद में। आज का ये अध्यापन कार्य किया हमने, तो इसको जो पढ़ा जहां से शुरू से लेके लास्ट जहां पे मैंने रोका वहां तक के लिए आपको उस अध्याय का, उसका पैराग्राफ का अध्यापन कार्य घर पे करना है और उसको पढ़ना है। इसके बाद में शेष जो बचा है इसका कल हम अध्यापन कार्य करेंगे। आज के लिए बस, धन्यवाद।